हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था क्या प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का, जो कि फर्स्ट पार्ट था। ठीक, उसमें हम लोगों ने समझा था प्रकाश क्या होता है और उसके गुण के बारे में समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं। ठीक, और फिर हमने कुछ मिरर के बारे में भी उस वीडियो में समझा था और समझा था कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक, तो प्लेन मिरर तक का टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया हुआ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, गोलीय दर्पण के बारे में, मतलब स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वह दर्पण जिसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब एक ऐसा दर्पण जहाँ से क्या होता है परावर्तन, जिसमें परावर्तन प्रकाश का जहाँ से परावर्तन क्या होता है गोलीय होता है, वहां पर क्या होता है वो भाग क्या होता है गोलीय होता है। अभी तक हमने समतल दर्पण में क्या पढ़ा था कि वो एक जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके एक भाग में क्या होता है पॉलिश होती, तथा दूसरे भाग से क्या होता है जो समतल होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। बट इसमें ये केस नहीं है, इसमें जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा वहां से क्या होगा वो पृष्ठ गोलीय होगा, जैसे आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है, एक ये जो है कि ये गोला आकार में बना हुआ है। ठीक, तो मतलब क्या है गोलीय दर्पण ही है। ठीक है, और इसके एक पृष्ठ में क्या है पॉलिश की हुई है, जिसको हम लोग कलई भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे पृष्ठ से क्या हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये क्या करती है, यहाँ से प्रकाश किरण जाती है और टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर हुआ, आप लोग गोलीय दर्पण समझ गए। अब देखिए हम बात करेंगे इसके टाइप की, तो ये दो टाइप के होते हैं गोलीय दर्पण। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला कौन सा होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में क्या होती है पॉलिश होती है। ये देखिए यहाँ पर हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बना रखा है। जैसे देखिए ये देखिए इस प्रकार से है, तो ये क्या हुआ, इस जो इसकी परावर्तक पृष्ठ आप लोग देख सकते हैं कि दबी हुई है, और जहाँ पर क्या पॉलिश किया हुआ है वो क्या है उभरा हुआ है। ठीक है, तो यही क्या है आपका अवतल दर्पण है, मतलब जिसके उभरे हुए भाग में क्या होती है पॉलिश होती है और दबे हुए भाग में इससे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या अवतल दर्पण। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण गई और इसमें क्या हुई टकरा करके इस दबे हुए भाग से क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई और वापस लौट आई उसी माध्यम में। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, और इधर क्या होता है एक पृष्ठ पर इसके पॉलिश की हुई होती है। क्लियर हुआ आपका उत्तल दर्पण। चलिए अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग में क्या होती है पॉलिश होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। अब यहाँ पर क्या है कि इसके दबे हुए भाग में क्या होगी पॉलिश होगी, और जो इसका उभरा हुआ भाग होगा वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। समझे आप। देखिए यहाँ से क्या हुई एक लाइट की रे गई और इस उभरे हुए भाग से टकरा करके मतलब परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस चली आई। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि दर्पण का आखिर ध्रुव क्या होता है, पोल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या पोल। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ फिगर से आप लोग समझिए, देखिए ये क्या है एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये क्या पूरा देखो गोलीय दर्पण बनता कैसे है, एक खोखले गोले का एक पार्ट होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है एक खोखले गोले का एक पार्ट होता है, जिसके एक परत एक सतह पर क्या कर दी जाती है पॉलिश कर दी जाती है, और दूसरे सतह से क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो वही क्या है गोलीय दर्पण है। ये एक खोखले गोले को ही काट करके बनाया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर समझिए कि दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होती है ये क्या है इसकी परावर्तक पृष्ठ कितनी होती है जितनी में उसके पॉलिश की गई है, तो उसके मध्य बिंदु को परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं ध्रुव पी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये यही लिखा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या वक्रता केंद्र क्या होती है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझिए यहाँ पर गोलीय दर्पण
का परावर्तक पृष्ठ, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ डायग्राम से आप लोग समझिए कि ये क्या है, जो गोली दर्पण है क्या है, एक खोखला गोला का ही क्या होता है, भाग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक, तो उस खोखले गोले के जिस खोखले गोले क्या है, ये भाग है, ये क्या है, भाग है, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, देखिए अब ये क्या हुआ, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली डेफिनेशन में आपको बताया था, वक्रता केंद्र, तो सेम उसी प्रकार है कि जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये सी से जो पी तक की दूरी है आपकी, यही क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या। क्लियर हुआ, वक्रता केंद्र से जो पी तक की दूरी है क्या कहलाएगी, यही वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली एक सीधी लाइन क्या कहलाती, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती। देखो ये क्या हुई कि आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है आपका ध्रुव। तो इस वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली एक सीधी लाइन क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ, ये क्या कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं क्या दर्पण का द्वारक क्या होता है। द्वारक, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अब समझो भाई, यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका गोलीय दर्पण है, एक क्या गोलीय दर्पण है। ठीक, अब इसका व्यास क्या होगा, ये क्या है, इसका व्यास क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए ये जो गोलीय दर्पण यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हो गया। ठीक, तो ये जो व्यास है आपका M1 और M2 पॉइंट पर क्या M1 से स्टार्ट हुआ, M2 से एंड हो गया, तो यही क्या कहलाएगा, इसका जो व्यास है यही आपका कहलाएगा दर्पण का द्वारक। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं क्या मुख्य फोकस। ठीक, देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपके जो बने हैं क्या गोलीय दर्पण ही है, क्या गोलीय दर्पण। ये क्या है आपका अवतल दर्पण, एंड ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ, तो देखिए ये हैं क्या दोनों गोलीय दर्पण के ही पार्ट हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ये क्या है आपका गोलीय दर्पण है। ठीक, और ये क्या है जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, ये उसका क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। अब कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो ये जो ब्लैक वाली आपको लाइनें दिख रही हैं क्या है, प्रकाश किरणें हैं, जो कि कहाँ जा रही हैं, दर्पण की ओर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, दर्पण की ओर, गोलीय दर्पण की ओर आने वाली क्या प्रकाश किरणें अब दर्पण से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस पॉइंट पर, कहाँ एफ पर मिली, कहाँ पर मिली, जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। या फिर क्या होती है, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो आपका फोकस है वो यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हो रही है, डायरेक्टली मिल रही हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या हुई, लाइट की रेज गई, ये क्या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें गई और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, यहाँ से जिस बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वो क्या होगा, आपका मुख्य फोकस होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रही है, यहाँ से देखो रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट रही हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको, मुख्य फोकस क्या होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार फिर से, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आने वाली प्रकाश किरणें, ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर क्या हो रहे हैं, प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें आ रही हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं,
उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखा गया है दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए जो आपका ये मुख्य फोकस है, ये क्या है, मुख्य फोकस है, और ये क्या है आपका दर्पण के का ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं। ठीक, अगली हेडिंग हमारी क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कौन कौन से होते हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा कि 3 नियम इसके केवल होते हैं। ठीक, तो तीनों नियम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं पहला नियम क्या है। देखिए यहाँ पर पहले नियम में कहा गया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, यही क्या है पहला नियम। आप देखिए इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। आपको पता है कि ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, मैंने अभी पहले बताया भी था आपको। ठीक, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है, और ये क्या है फोकस है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो ये क्या है, मुख्य अक्ष इसके समांतर क्या प्रकाश किरणें जा रही हैं। ठीक, परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है कि ये कहाँ से गुजर रही हैं, मुख्य फोकस से गुजर रही हैं। या फिर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, मुख्य फोकस की ओर क्या हुई, आती हुई प्रतीत होती है। क्या, मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यही क्या है, पहला नियम है। यही कहा गया है मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ भी क्या हुई, परावर्तित हुई। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं। अब देखिए क्या हुआ कि मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतीत होगा, क्या हुई, आती हुई मुख्य फोकस से प्रतीत होती है आपको। ठीक, यही क्या है पहला नियम है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश, जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की दिशा की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम हमने बना रखा है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, तो यहाँ क्या देखो, पहले यहाँ से क्या हुई, ये प्रकाश किरण गई और इस मुख्य फोकस मतलब एफ से क्या होकर गई। ठीक, फिर जब यहाँ से गई तो क्या हुआ, दर्पण से टकराई और परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर के क्या हुई, इस मुख्य अक्ष के रेड लाइन के क्या हो गई, ये समांतर हो गई। यही नियम में कहा गया है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आप इस डायग्राम को समझिए। उत्तल लेंस के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये प्रकाश किरण इस टाइप से गई, ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, ये गई और दर्पण से टकराई और क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या हो रही है, मुख्य फोकस से क्या हो रही, क्या हुई, आती हुई प्रतीत हमको हो रही। ठीक, तो यही क्या था आपका दूसरा नियम। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब चलिए हम लोग समझते तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम में कहा गया है कि दर्पण की वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है, से जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र से जाने वाली या फिर क्या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं फिगर से। सबसे पहले क्या कहा गया, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, क्या कहा गया, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली। ठीक,
तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो दर्पण का ये क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ से क्या हो रही, प्रकाश किरण जा रही है। अब क्या हुई, जब निकली तो ये दर्पण से टकराई, और दर्पण से जैसे ही टकराई, अगर कोई किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, और जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, अब उत्तल दर्पण के लिए आप लोग देखिए, ये क्या हो रही है, वक्रता की केंद्र की ओर क्या हो रही है, आने वाली, देखो यहाँ से क्या कहा गया, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें। अब यहाँ से क्या हो रही है, ये जा रही है, बट क्या हुई, परावर्तित हो गई, और जिस मार्ग से क्या हुई थी, गई, उसी मार्ग से वापस लौट आई। यही क्या है, तीसरा नियम है। अब देखिए एक बार हम और समझाते हैं आपको कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, यही क्या है आपका गोलीय दर्पण द्वारा क्या प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है। ये तीनों नियम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक, इसकी 6 स्थितियां होती हैं, और 6 स्थितियों पर हम क्या करते हैं, वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखते हैं, और फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है यह देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। क्या दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो यहाँ से क्या होगा, अनंत से प्रकाश किरणें, देखो वस्तु क्या है अनंत पर रखी, वहां से क्या होंगी, इस पर दर्पण पर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, आपतित होंगी। ठीक, और आपतित होने के बाद क्या होंगी, वो दर्पण से टकरा करके परावर्तित हो जाएंगी। तो कहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनेगा, देखो जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ पर, फोकस पर काट रही हैं। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अगर कोई पूछे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्थिति बताइए, और पूछ लेगा उसका आकार बताइए और प्रकृति बताइए। तो आपको क्या बताना है, स्थिति में आप लोग बताएंगे कि वहाँ जो इसकी स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी, और अगर उसकी प्रकृति की बात किया जाए तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा, देखिए एक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना कि अवतल दर्पण द्वारा जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं। ठीक, लेकिन एक कंडीशन कब, जब एफ तथा पी के बीच में, जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा रहता है, तब क्या होता है, एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन को छोड़ करके सब में क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनते हैं। ठीक, तो उसमें क्या बनेगा, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, एक पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे 5 पॉइंट है, पांचों स्थितियों में क्या होगा कि जो आपका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक रहेगी और उल्टा रहेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलो अब इसके बाद देखते हैं, अगर कोई पूछे कि अगर जो ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब क्या साइज क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा, तो आप बताएंगे बिंदु आकार का रहेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वस्तु से छोटा रहेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी, और जब प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा होगा, और ये आकार की बात करें तो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। देखो वस्तु क्या है, बहुत बड़ी रखी हुई है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर, एक पॉइंट पर बन रहा है। ठीक, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग अगली कंडीशन समझते हैं। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र, मतलब इन्फिनाइट तथा सी के बीच में क्या हो रखी हो, तब क्या होगा। देखिए यहां से क्या है, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस है। ठीक, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र। अब यह क्या है, यहां पर दोनों के बीच में क्या है, वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से क्या हुई, वस्तु से क्या प्रकाश किरण एक चली और जाकर के दर्पण पर आपतित हुई, और परावर्तन के पश्चात कहां से निकली, ये फोकस से गुजर कर गई। ठीक, उसके बाद एक किरण कहां से निकली कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरी। ठीक, जो कि कहां पर, दर्पण से टकराई और सीधे वापस जिस मार्ग से आई, अभी हमने बताया था कि जो एक तीसरा नियम हमने बताया था क्या, कि अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से जाएगी दर्पण से टकरा करके उसी मार्ग में जिस मार्ग से आती है वहीं से वापस लौट जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो प्रकाश किरण गई और टकरा करके वापस उसी मार्ग में लौट गई। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही, कट कर रही, इस पॉइंट पर, कहां पर, ये जो बी डैश ए डैश आपका है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पर कट कर रही, अब कट कहाँ पर कर रही, ये हुआ आपका फोकस और ये हुआ वक्रता केंद्र। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो ए बी है, ए क्या है ऊपर है और बी क्या है नीचे है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी डैश ऊपर हो जाएगा और ए डैश नीचे, तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट।
अब अगर इसकी स्थिति की हम बात करें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस तथा सी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सी और ये है एफ। इन दोनों के क्या प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है इन दोनों के बीच में बन रहा है, ठीक है। सी तथा एफ के बीच अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। अगर साइज की बात करें तो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वस्तु कितनी बड़ी और इसका प्रतिबिंब का साइज कितना छोटा है, ठीक। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, अगर क्या वस्तु जो है वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, कहाँ पर, सी पर रखी हो, तब क्या होगा कि देखिए ये क्या हुआ आपका, ये पॉइंट जो है ये वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर वस्तु क्या एक ए बी रख दिया तो अब क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश किरण गई और दर्पण से टकरा करके क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई और परावर्तन के बाद क्या हुई कि फोकस से गुजरी, ठीक। ये क्या हो गई, फोकस से गुजरी। अब एक किरण क्या हुई, वस्तु से और चली, जो कि कहाँ से, फोकस से होकर के जा रही है और जहाँ से जाकर के क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी क्या हो गई, टकराई, ये दर्पण से टकरा करके इस प्रकार से निकल गई, ठीक। तो जहाँ पर ये क्या हो रही, दोनों रेखाएं एक दूसरे की, एक रेखा क्या हुई आपकी, ये गई इस टाइप से आई और दूसरी इस टाइप से गई और इधर निकल आई। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। आपको ये लाइनें नहीं बनाना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बना दिया था, ठीक है। ये हुआ आपका एफ। तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहाँ पर, ए डैश और बी डैश पर। तो ये कहाँ, ये पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है और देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका ए डैश बी डैश, वो कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अगर तो फिर अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, कोई आपसे पूछे कि अगर वस्तु कहाँ पर, अनंत पर, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की, ठीक। तो इसकी स्थिति क्या होगी, सी पर होगी, कहाँ पर, सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर होगी, ठीक है। और अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें तो ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अगर आकार की बात करें तो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि जितनी वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब है, जितना ए बी की लंबाई है उतनी ही ए डैश बी डैश की भी लंबाई है, ठीक। और ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्या, वास्तविक, रियल इमेज, ठीक है। और क्या है, उल्टा बन रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथी स्थिति के बारे में। चौथी स्थिति क्या कहती है कि अगर वस्तु कहाँ पर रखी है, सी तथा एफ के बीच में रखी है, मतलब वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में अगर वस्तु रखी है, तब क्या होगा उस स्थिति में। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये पॉइंट आपका हुआ वक्रता केंद्र और ये हुआ एफ, फोकस, ठीक है। तो अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया भाई, वस्तु को रख दिया, ठीक है, ए बी वस्तु को रख दिया। अब यहाँ से क्या हुई, एक प्रकाश किरण इस टाइप से चली और जाने के बाद दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित हो गई और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पर आके, यहाँ फोकस से जा करके यहाँ पर मिली आकर, और एक किरण क्या हुई, यहाँ से और चली, एक लाइट की किरण एक और चली जो कि फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें कहाँ पर, इस बिंदु पर मिल रही हैं, कहाँ पर, जो आपका फोकस है और ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच नहीं, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या, वक्रता केंद्र सी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ से क्या हुई, एक प्रकाश किरण यहाँ चली और परावर्तित होकर फोकस से गई, एक प्रकाश किरण यहाँ फोकस से और गुजरी जो कि रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर, इस पॉइंट पर मिली, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग देख सकते हैं, क्या वस्तु से क्या है, वस्तु के साइज से थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, वस्तु के साइज से बड़ा है। और जो बन कहाँ रहा, अनंत तथा सी के बीच में। देखिए ये क्या हुआ आपका वक्रता केंद्र और ये हुआ आपका फोकस, तो कहाँ पर बन रहा है, ये क्या हुआ आपका इनफिनाइट। तो इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र सी के बीच में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, सी के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और ये क्या है, वास्तविक है और उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। क्लियर हुआ, आपको आकार पता चल गया, स्थिति पता चल गई और प्रकृति भी पता चल गई, नेचर के बारे में भी आप लोग समझ गए, ठीक। चलिए अब हम लोग अगली कंडीशन समझते हैं, जब क्या हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, एफ पर रखी हो, मतलब फोकस पर रखी हो, ठीक। तो देखिए ये क्या हुआ आपका वक्रता केंद्र हुआ और ये क्या हुआ आपका फोकस हुआ। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पर कहा गया कि अगर वस्तु कहाँ पर, फोकस पर रखी है, तो फोकस पर आपने क्या कर दिया, वस्तु को एक रख दिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या हुई, एक प्रकाश किरण इस टाइप से चली और दर्पण से टकराई, क्या हुआ, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से
निकल गई। ठीक, जब फोकस से गई, अब उसके बाद देखिए एक प्रकाश किरण क्या हुई कि वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर गई और दर्पण से टकराई। उसी मार्ग से जब टकरा गई वक्रता केंद्र से, मैंने बताया अभी कि अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक, तो वो क्या होगी, दर्पण से टकराकर जिस मार्ग से जाएगी उसी से वापस लौट जाएगी। तो ये गई, यहाँ पर देखिए इस टाइप से गई और यहाँ से वापस लौट गई। ठीक है, गई और वापस लौट आई। अब देखिए ये क्या हो रही है कि दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना कि ये मिल रही हैं। ठीक, ये क्या हो रही हैं, ये मुझे नहीं लगता आप लोग इनको बढ़ाएंगे तो ये कभी मिलने वाली हैं। ठीक, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसकी स्थिति की बात करें, वस्तु मिलेगी कहाँ पर, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। अगर हम स्थिति की बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं कि अनंत पर बनने का मतलब जो प्रतिबिंब होगा बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी हो, तब क्या होगा। देखिए ये क्या हुआ, आपका फोकस हुआ, ये हुआ फोकस और ये हुआ ध्रुव P हुआ। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या करिए, हमने वस्तु को यहाँ पर एक रख दिया, इसके बीच में क्या किया, वस्तु को रख दिया। अब यहाँ पर से क्या हुआ, वस्तु से एक प्रकाश किरण इस टाइप से गई और जाने के बाद क्या हुई, परावर्तित होकर के फोकस से गुजर गई। क्लियर हुआ, फोकस से गुजर गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रकाश किरण कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई। एक प्रकाश किरण कहाँ से गई, आपका वक्रता केंद्र से गई, इस टाइप से गई और पुनः ये क्या हुई, ये जाने के बाद मैंने बताया था आपको कि ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, लौट गई, टकराने के बाद क्या हुई, वापस लौट गई। अब ये क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं फिर उसी प्रकार से क्या हुई, कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। तो अब इसको क्या किया गया कि इसके ये दोनों रेखाओं को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है, क्या किया गया, दर्पण के पीछे बढ़ाया गया। तो देखा गया कि क्या हो रही हैं, ये बिंदु बी डैश पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक, तो वहीं से हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची जो कि क्या, प्रतिबिंब, जो वस्तु है वस्तु के प्रतिबिंब को दर्शाती है। ठीक, ये क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ना कि दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, जो इस बार इस कंडीशन में प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, बी डैश ए डैश। अब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है, बी ए, बी ऊपर ए नीचे, बी डैश ऊपर ए डैश नीचे, मतलब ये क्या है, वस्तु सीधा है। ठीक, अब अगर हम इसके आकार की बात करें तो देख सकते हैं वस्तु कितनी छोटी है और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा साइज में बना है। ठीक है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, और क्या होगा, अब ये क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा, अगर ये सामने दर्पण के बनता तो क्या होता, वास्तविक प्रतिबिंब होता, लेकिन ये क्या हो रहा, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बताया जाएगा स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे है। अगर प्रतिबिंब की हम प्रकृति की बात करें तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए